आज हमने चैप्टर लिया है हेरेडिटी एंड वेरिएशन, क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड का ये चैप्टर है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। ये जो ब्लू कलर का है ये जो है तो ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? तो क्रोमोसोम जो है तो वो बनाते हैं एग्जैक्टली जीन्स जो है हमारे। तो जीन से बना होता है, डीएनए बना होता है जीन से, और जीन से हमारा डिसाइड करते हैं कि हम कैसे दिखेंगे, हम कैसे रहेंगे, और हमारा जो लुक्स वाइज है या हमारा थॉट प्रोसेस है वो क्या रहेगा, ये सारा डिसाइड करेंगे जीन। जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, जो हम दिखते हैं, वो सारे कहाँ से हमें पास ऑन हो जाते हैं? तो वो जीन से पास ऑन हो जाते हैं। तो जीन्स जो होता है तो ये स्मॉल यूनिट होता है डीएनए का। एंड डीएनए जो है तो डीएनए, जीन्स, तो यही ये सब कैरेक्टर, ये डीएनए हम कह सकते हैं या जीन्स कह सकते हैं कि यही है कि जो हमें कैरेक्टर देते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे बात करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जीन्स होते हैं या डीएनए कह सकते हैं, वो हमारे सेल या न्यूक्लियस में होते हैं। तो हर जो सेल होता है तो सेल के न्यूक्लियस में हमें क्या मिलेंगे? तो हमें हमारे जीन्स मिलेंगे यानी क्रोमोसोम मिलेंगे। तो जीन्स का कहाँ होते हैं? तो जीन्स जो होते हैं तो वो वाइंड अप होते हैं इसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर। तो क्रोमोसोम जो होते हैं यानी क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं। अभी हम देख रहे हैं डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है। एंड डीएनए जो है वो जीन से बना होता है, और जो डीएनए है तो वो वाइंड अप होता है क्रोमोसोम के ऊपर, और क्रोमोसोम जो होते हैं तो ये कैरी करते हैं हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। लिया है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, क्लास 9 साइंस महाराष्ट्र बोर्ड। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस होता है कि बाय विच ट्रेड जो है वो पास करते हैं पेरेंट से टू देयर ऑफस्प्रिंग। ट्रेट का मतलब क्या है कि हम कैसे दिखते हैं या हम कैसे बात करते हैं, या हमारी आवाज़ कैसे रहेगी, हमारे बाल कैसे रहेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रेट कहेंगे। तो ये एक्सप्लेन करता है कि जो चिल्ड्रन है वो पेरेंट के जैसे कैसे रिसेंबल करते हैं। एग्जाम्पल, जो चाइल्ड है तो उसकी आंखें मदर जैसे हो सकती है या फादर जैसे हो सकती है। जो सन जो है तो सन की हाइट फादर या मदर की हाइट जैसे हो सकती है। जो सिमिलर जो ब्लड ग्रुप है इन अ फैमिली, तो ये भी एक प्रकार का ट्रेट ही है। तो इनहेरिटेंस जो होता है ये होता है थ्रू जीन्स। और जीन्स किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? तो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो जो हेरेडिटी होती है, तो हेरेडिटी में क्या होता है? तो ट्रांसमिशन होता है जेनेटिक कैरेक्टर का। तो जेनेटिक कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन है वो होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये क्या है? तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो इम्पोर्टेंट है या रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इनहेरिटेंस। तो हेरिडिटी जो है, तो हेरिडिटी का डेफिनेशन क्या हो सकता है? तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द जीन्स। तो इसको ही हम क्या कहेंगे? इसको ही हम हेरिडिटी कहेंगे। डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी। तो जो इनहेरिटेंस होता है तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ट्रेड जो है वो पास ऑन होते हैं टू द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट। तो ये क्या है? ये रिजल्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी हमारे आंखों को दिख सकता है और हम महसूस कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है चाइल्ड जो है तो इट लुक्स लाइक अ पेरेंट। लेकिन अगर उसके कंपेयर में अगर हम हेरिडिटी की बात करते हैं तो एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है बिहाइंड द पासिंग द ट्रेट। यानी ट्रेट कैसे पास हो जाएंगे तो ये हेरिडिटी डिसाइड करेगी। तो ये जो ट्रेट है तो ये क्या है? तो ट्रेट क्या है? तो रिजल्ट है। एंड हेरिडिटी क्या है? दैट कॉज ऑफ द रिजल्ट है। यानी कि ये सारी प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस जो इनहेरिटेंस के लिए जिम्मेदार है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो जीन्स होते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द हेरिडिटी। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इनहेरिटेंस जो होता है तो वो जो हम देखते हैं हमारे आंखों को दिखता है तो हम इसको इनहेरिटेंस कहेंगे। और हेरिडिटी क्या है कि वो ये कैसे हो रहा है, ये इनहेरिटेंस साइंटिफिकली कैसे हो रहा है अंदर बॉडी के अंदर, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो हेरिडिटी कहेंगे। अगर हम बेसिस ऑफ हेरिडिटी की बात करते हैं तो इसमें दो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, वन है जीन्स एंड दूसरा है क्रोमोसोम। तो एग्जैक्टली जो क्रोमोसोम है तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और जो न्यूक्लियस में अवेलेबल होते हैं। ह्यूमन जो है तो उसके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, या अदरवाइज हम उसको 23 पेयर कहेंगे। तो एक मान लीजिए फादर से आया है और एक जो है मदर से आया है। तो ये 23 क्रोमोसोम फादर से आए हैं एंड 23 क्रोमोसोम मदर से आए हैं। और जो
क्रोमोसोम होते हैं वो जीन को कैरी करते हैं। तो जीन क्या होता है? तो जीन जो है तो एक स्मॉल सेगमेंट होता है डीएनए के ऊपर और जो कंट्रोल करता है स्पेसिफिक ट्रेट। तो कभी-कभी क्या होता है कि कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं कि जो एक से ज़्यादा ट्रेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम जो यूनिट ऑफ हेरेडिटी जो है, तो यूनिट ऑफ हेरेडिटी किसको कह सकते हैं? तो हम जीन को कह सकते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें, तो ये हेरेडिटरी मटेरियल है, यानी कि इसमें सारे जो कोड है जीन्स के या अदरवाइज़ हम बॉडी बिल्डिंग के, तो ये सारे कहाँ हैं? तो ये डीएनए में होते हैं। तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है या हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कह सकते हैं और ये बना रहता है न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड में एडेनाइन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, तो ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड है इससे हमारा डीएनए बना होता है। टाइप्स ऑफ ट्रेट्स इन हेरेडिटी। तो इनहेरिटेड ट्रेट, तो इनहेरिटेड ट्रेट यानी कि जो हमें मम्मी या पापा से मिलते हैं। तो जो ट्रेट्स होते हैं तो ये कौन कंट्रोल करते हैं? तो इसको किया जाता है कंट्रोल बाय द जीन्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आँखों का कलर, हमारे बालों का कलर, हेयर टाइप, हमारा ब्लड ग्रुप और जो फॉर एग्जांपल हमारे जो ईयर लोब है वो आइदर अटैच है या फ्री है, तो ये भी जीन डिसाइड करते हैं। अगर हम एक्वायर्ड ट्रेट की बात करते हैं कि ऐसे ट्रेट की जो हमने ओवर द हमारे ड्यूरिंग लाइफ टाइम कमाए हैं, तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं मसल जो हमने एक्सरसाइज से कमाए हैं या नॉलेज कमाई है या अदरवाइज हमें कुछ चोट लगी है तो चोट के कुछ निशान है जिसको हम स्कार्स कहेंगे। तो ये क्या है? तो एक्वायर्ड ट्रेट है और जो हमें इनहेरिट नहीं हुए हैं, ये हमने हमारे अलग-अलग मीन्स मेहनत करके, यानी कि हमने आपने बहुत पढ़ाई की तो आपको नॉलेज आ जाएगा या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा स्टडी की तो आपको उस चीज़ों के बारे में नॉलेज आ जाएगा या अगर आपको कुछ चोट लगी है तो ये स्कार्स आपको आए हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ये जो एक्वायर्ड जो ट्रेट होते हैं, तो ये पास नहीं होते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है? तो एक्वायर्ड जो ट्रेट है, वो पास नहीं होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी एक्वायर्ड ट्रेट कैन नॉट बी पास टू द नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन, बट लेकिन अगर हम इनहेरिटेड ट्रेट की बात करें, तो वो डेफिनिटली पास करेंगे नेक्स्ट जनरेशन को। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी, तो हेरिडिटी का इम्पोर्टेंस अगर हम हेरिडिटी की स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो है तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जो है तो ये कौन मेंटेन करता है? हेरिडिटी। और ये रिसेम्बलेंस क्रिएट करता है बिटवीन द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग, यानी कि बच्चे में और पेरेंट में रिसेम्बलेंस यानी कि एक जैसे दिखते हैं और वेरिएशन भी प्रोड्यूस करता है। हेरिडिटी क्या प्रोड्यूस करता है? तो वेरिएशन प्रोड्यूस करता है और वेरिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवोल्यूशन। तो ह्यूमन बीइंग आज आसानी से सर्वाइव कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन एंड वेरिएशन कॉज बाय द इवोल्यूशन कॉज बाय द वेरिएशन हम कह सकते हैं। तो जब तक वेरिएशन होती रहेंगे तो हमें इवोल्यूशन होते रहेंगे और जितना इवॉल्व रहेगा ह्यूमन बीइंग उतने उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आप सभी लोगों से सिंसियर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पॉसिबल रहेगा, हमारा कंटेंट अच्छा लगता रहेगा, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमें ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपका कुछ सजेशन है, कमेंट है, तो ज़रूर कमेंट में दीजिए। अगर आपको कोई अलग वीडियो चाहिए, तो भी उसके बारे में हमें ज़रूर लिख के दे दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको देने की। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तो हम आपके बहुत शुक्रिया करेंगे। वी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ये फ़ोटो है ग्रेगर जी मेंडल का। तो उन्होंने जो है वो पी प्लांट के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और उसके नतीजों का यानी उनके कंक्लूजन जो है, तो इस कंक्लूजन ने हेरिडिटी, वेरिएशन, डीएनए इन सारे बातों पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की थी। तो इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये उनका एक्चुअल फ़ोटो है। तो उन्होंने एग्ज़ैक्टली काम किया था पी प्लांट के ऊपर। रोल ऑफ मेंडल इन अंडरस्टैंडिंग द हेरिडिटी। तो ग्रेगर जो मेंडल थे, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर और उन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी थी उनके रिसर्च के वजह से। तो जो पहला था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि 2 प्रकार के ट्रेट होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। तो जो डोमिनेंट होता है वही हमें जनरली दिखेगा। एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मान लीजिए अगर बहुत सारे अगर
जो ट्रेट है या मान लीजिए जीनोटाइप है, वो अलग-अलग जीनोटाइप या हम कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स है, कि अलग-अलग कैरेक्टर है कि जो इंडिविजुअली अटैच है। तो हर जो ट्रेट है वो इंडिविजुअली क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, हम ऐसे कह सकते हैं। एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि एक टाइम पे मान लीजिए ये 4 हमने ट्रेट लिए, तो इसमें से जो टी है, वो टी आर पे डिपेंड नहीं है और आर जो है वो एम पे ए पे डिपेंड नहीं है एंड एम जो है तो ये भी किसी तीनों के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि जब भी वो एक्सप्रेस करेंगे तो वो अपने अपने मर्जी से करेंगे, यानी कि कोई भी दूसरी एक्टिविटी इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है उनके एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने में। तो इसकी वजह से बिकॉज ऑफ हिज वर्क, तो ग्रेगर जो मेंडल जो है तो उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स ऐसे भी कहा जाता है। तो हेरिडिटी जो होता है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, तो अल्दो हेरिडिटी पासेस ट्रेट, हेरिडिटी क्या करता है, ट्रेट को पास करता है और वेरिएशन को ऑकर होने में मदद करता है। तो वेरिएशन जो होते हैं तो ये दैट मीन डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिविजुअल, यानी कि हमारा भाई हमारे एग्जैक्टली हमारे जैसा नहीं दिखता है, या हमारी जो दीदी या सिस्टर है हमारे जैसे नहीं दिखती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेरिएशन। तो इसके एग्जाम्पल है, सारे जो सिबलिंग होते हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं दिखते हैं, यानी उनकी हाइट अलग अलग हो सकती है फैमिली मेंबर की। तो ये जो वेरिएशन है ये इम्पोर्टेंट होता है एडाप्टेशन के लिए, यानी कि जो कोई भी स्पीसीज है तो वो अडेप्ट कर सकती है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को आसानी से, उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और इसको ही हम क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्गर अगर जनरेशन अगर डेवलप हो रहा है, वेल डेवलप्ड या बेटर, तो उसको ही हम इवोल्यूशन ऐसे कह सकते हैं। तो समरी में अभी हमने अभी तक क्या क्या देखा, हेरेडिटी जो होती है, तो हेरेडिटी जो है तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि जो ट्रांसमिट करती है ट्रेट को। इनहेरिटेंस क्या है, तो पासिंग ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, तो इसको ही क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। एंड जीन जो होते हैं वो यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी होती है, यानी हेरिडिटी हमें जीन की वजह से मिलती है। ट्रेट जो होते हैं वो इनहेरिटेड भी हो सकते हैं, एक्वायर्ड भी होते हैं, और ट्रेट हम क्या है, हम उसको आंखों से ऑब्जर्व या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी रहेगी इन पॉपुलेशन में, तो यानी कि हम अलग अलग दिखेंगे या अलग अलग हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हमारे कैरेक्टर और दूसरे के कैरेक्टर में डिफरेंस रहेगा, इसको ही हम वेरिएशन कहेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्रोमैटिड का स्ट्रक्चर है, क्रोमैटिड। तो एग्जैक्टली मान लीजिए न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है वो हाईली लूजली है, तो उसको हम कहेंगे क्रोमैटिन, क्रोमै क्रोमैटिन। अगर मान लीजिए जब डुप्लीकेट करना है सेल को तो ये क्या हो जाता है, कंडेंस फॉर्म में आ जाता है। तो पहले कैसे रहेगा, मान लीजिए पहले जो है तो ये रफली ऐसे लूज लूज रहेगा, तो ये क्या है, तो ये क्रोमैटिन है। लेकिन ये जैसे ही कंडेंस फॉर्म में आ जाता है इसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिड कहते हैं। तो ये जो पोर्शन है तो इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। तो ये जो छोटा आर्म है एंड ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, हम ऐसे कह सकते हैं। और ये जो है तो ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ये हमें तभी दिखाई देगा जब सेल को डिवाइड करने का टाइम आता है तब। यानी ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग आर्म कहते हैं। तो ये जो है तो ये जो सेल आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ का क्रोमोसोम नीचे चला जा रहा है और दूसरा जो ये ऊपर वाला क्रोमोसोम जो है तो ये दूसरी जगह जा रहा है। तो ये जो है तो ये जो पूरा पोर्शन है तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। उसके अंदर ये जो अगर आप ये ग्रेइश या ब्लूइश जो कलर आप कहेंगे, तो ये जो कलर है या मान लीजिए ये जो कलर दिख रहा है आपको, तो इस ये क्या है, तो ये डीएनए है। तो डीएनए क्या है, तो डीएनए जो है तो ये हिस्टोन प्रोटीन, यानी ये जो ब्लू वाले है स्पेरिकल बॉल, तो ये हिस्टोन प्रोटीन है। तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आसानी से अटैच हो जाता है बिकॉज ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन। तो ये क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है, ये क्रोमेटिड, क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, तो अनकंडेंस स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, अनकंडेंस स्ट्रक्चर। तो अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन में आपको ये आप देख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। तो ये 23 जो पेयर है तो ये हमें आसानी से दिख सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, जब खास करके तब जब ये सेल डिवाइड कर रहा है तब। तो अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से बना है। ये वाला एक क्रोमेटिड एंड ये वाला क्रोमेटिड, जो बीच वाला ये सर्कल है तो इसको क्या कहेंगे, हम सेंट्रोमियर कहेंगे। जो ये जो छोटी आर्म है इसको क्या कहते हैं, तो पी आर्म कहते हैं, और ये जो बड़ी आर्म है इसको क्यू आर्म कहते हैं। और ये एग्जैक्टली देखेंगे यहाँ, तो यहाँ क्या है कि एग्जैक्टली ये कॉइल जैसा स्ट्रक्चर है या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको ही क्या कहते हैं, तो ये एग्जैक्टली हम इसको जो क्रोमेटिन फाइबर जो है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें ऐसे कह सकते हैं। और जो एंड है यहाँ, यहाँ एंड है, यहाँ एंड है, तो यहाँ इसको क्या कहते हैं, तो टीलोमियर कहते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, यानी कि हमारी बॉडी के सारे सेल में अगर हम देखेंगे तो हमें एग्जैक्टली ये सारे क्रोमोसोम मिल जाएंगे। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं तो ये बने रहते हैं डीएनए से, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से एंड प्रोटीन से। तो मेनली ये प्रोटीन कौन से होते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं। तो प्रोटीन एंड डीएनए से क्या बना रहता है, तो क्रोमोसोम बना रहता है। क्रोमोसोम जो होते हैं वो कैरी करते हैं जीन्स को, और जो जीन्स है वो क्या कैरी कंट्रोल करते हैं, हेरेडिटरी ट्रेट्स कैरी करते हैं, यानी बच्चे कैसे दिखेंगे, तो ये या हम खुद कैसे दिखते हैं, तो ये कौन डिसाइड करता है, तो ये जीन्स डिसाइड करते हैं, ये क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं, हम ऐसे कहेंगे। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में, तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कितने पेयर होते हैं, तो 23 पेयर होते हैं। उसमें से जो 22 पेयर होते हैं इसको एटोसोम्स ऐसे कहा जाता है। तो ये जो एटोसोम्स होते हैं इसको सोमेटिक क्रोमोसोम ऐसे भी कहते हैं। एंड जो वन पेयर होता है वो सिर्फ हमें गैमेट में मिलेगा, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कह सकते हैं। गैमेट्स है तो गैमेट्स का मतलब है स्पर्म हो सकता है या ओवम हो सकता है। तो एवरी गैमेट में, यानी कि स्पर्म लीजिए या ओवम लीजिए, उसमें 23 क्रोमोसोम ईच रहेंगे, यानी कि यहाँ 46 क्रोमोसोम नहीं रहेंगे, यहाँ क्या रहेंगे, तो उसकी एक एक कॉपी रहेगी सिर्फ। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो 23 जो क्रोमोसोम फादर से आते हैं, 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं, तो ओवरऑल जो चाइल्ड जब बनता है तो चाइल्ड में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ईच क्रोमोसोम जो है तो ये क्रोमेटिड से बना है। तो क्रोमेटिड कितने हैं, तो दो आइडेंटिकल आर्म हमने देखी। सेंट्रोमियर क्या था, तो ज्वाइन करता है क्रोमेटिड को, यानी कि ये ऐसा मान लीजिए हमारा क्रोमोसोम बन रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर है तो इसको क्या कह रहे हैं, सेंट्रोमियर कह रहे हैं। तो टीलोमियर जो है, तो टीलोमियर यहाँ एंड में हो सकता है, या इवन यहाँ भी एंड में हो सकता है, यहाँ एंड में हो सकता है, यहाँ एंड में यहाँ हो सकता है। तो एंड ऑफ द क्रोमोसोम को टीलोमियर कहा जाता है। और जीन्स क्या है, तो दे आर लोकेटेड ऑन द स्पेसिफिक पोजीशन। तो ये जो पूरा जो क्रोमोसोम है तो ये किससे बना है, तो जीन से। अभी हम ये ब्लैक से क्या ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जीन्स ड्रॉ कर रहे हैं मान लीजिए। तो यानी कि पूरे जीन्स पे क्या अवेलेबल रहेंगे, तो जीन्स क्रोमोसोम, पूरे क्रोमोसोम पे जीन्स अवेलेबल रहेंगे एट डिफरेंट पोजीशन या स्पेसिफिक पोजीशन हम कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, तो सोमेटिक क्रोमोसोम जिसको एटोसोम्स ऐसे भी कहा जाता है, तो ये 22 पेयर अवेलेबल होते हैं ह्यूमन में, और ये कंट्रोल करते हैं बॉडी के ट्रेट्स को, यानी कि आंखों का कलर, बालों का कलर या बालों का शेप या स्ट्रक्चर। एग्जांपल है हाइट, स्किन कलर, आई कलर, तो ये क्या है, तो ये कंट्रोल करते हैं एटोसोम। उसके बाद है सेक्स क्रोमोसोम, तो इसको एलोसोम्स ऐसे भी कहा जाता है। तो ये डिटरमाइन करते हैं कि इंडिविजुअल का जेंडर क्या रहेगा। अगर मान लीजिए सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स है, फीमेल में क्या होता है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एंड मेल की बात करें तो एक्स एंड वाई जो है तो वो मेल में अवेलेबल होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फादर जो होता है, तो फादर डिटरमाइन करता है कि सेक्स, या हम कह सकते हैं जेंडर ऑफ द चाइल्ड क्या हो सकता है। क्रोमोसोम टाइप्स बेस्ड ऑन द सेंट्रोमियर पोजीशन। तो ये सबसे पहला टाइप है मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक में एग्जैक्टली मिडल में क्या होता है, तो मिडल में सेंट्रोमियर होता है। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, हम मान लीजिए हमारा जो सेंट्रोमियर है ऊपर के साइड में शिफ्ट हो रहा है, ऐसे हम मान के चलते हैं। अभी क्या हो रहा है कि ये छोटा आर्म को क्या कहते हैं, तो इसको पी आर्म कहते हैं, इसको
क्यों हम कहते हैं बड़े वाले को या लंबे वाले को। तो इस केस में जो अगर ऊपर की साइड हल्का सा शिफ्ट हो गया है, सेंट्रोमियर अगर हल्के से ऊपर की साइड शिफ्ट हो गया है, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, सब मेटा सेंट्रिक कहेंगे। और ज़्यादा शिफ्ट हो गया और जो पी पी आर्म है वो ऑलमोस्ट बहुत कम हो रहेगी, तो इसको हम एक्रोसेंट्रिक कहेंगे। एंड अगर मान लीजिए पी आर्म अभी नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, तो टीलोसेंट्रिक हम कहेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि सेंट्रोमियर का अलग अलग पोजीशन पे इसका नाम दिया है क्रोमोसोम का। तो जो मेटासेंट्रिक होता है, तो मेटासेंट्रिक में जो क्रोमोसोम होता है एग्जैक्टली मिडल में होता है, सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली ऑफ होता है, ऑफ द सेंटर होता है। एंड एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, नियर वन एंड होता है। एंड एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एट द एंड होता है, यानी कि पी आर्म नहीं होती है तब। तो जो रोल होता है क्रोमोसोम का, तो जो क्रोमोसोम है वो कैरी करते हैं हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन, कंट्रोल करते हैं ट्रेट को, और हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। तो ये इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर जो ट्रांसमिशन है वो जीन्स का प्रॉपरली हो। अभी हम देखेंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। तो इसमें क्या है कि अगर हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज अगर देखते हैं, तो इसमें क्या है, ये सबसे पहले है डाउन सिंड्रोम। एंड इसमें क्या होता है ना कि जो 21 जो क्रोमोसोम है इसमें चेंजेस आ जाते हैं। एंड उसके बाद जो है टर्नर सिंड्रोम, ये फीमेल में होता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि एक क्रोमोसोम जो होता है, सेक्स क्रोमोसोम जो कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम गायब होता है, यानी कि एक एक्स होता है और दूसरा जो होता है वो नील होता है। और जो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम है, तो यहाँ क्या हो जाता है कि जो एक्स है, तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ आ जाता है, तो एक्स एक्स वाई पोजिशन यहाँ क्रिएट हो जाती है, और ये मेल मेल में होती है। और ये क्या है, तो ये फीमेल में होती है पोजीशन। एंड ये जो है डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम मेल एंड फीमेल दोनों दोनों में से किसको भी हो सकता है। तो समटाइम्स क्या होता है, क्रोमोसोम जो है तो उसका नंबर चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से डिसऑर्डर आ सकते हैं पर्सन में। तो सबसे पहले जो डाउन सिंड्रोम है, तो इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है 21, तो जिसकी वजह से टोटल काउंट जो है क्रोमोसोम का वो 47 हो जाता है। तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों में ये हो सकता है। अगर हम टर्नर सिंड्रोम की बात करें, तो एक जो एक्स क्रोमोसोम है, तो ओनली वन अवेलेबल होता है और दूसरा अवेलेबल नहीं होता है। एंड जो फीमेल जो होती है, तो इसकी वजह से अफेक्ट हो जाती है। अगर हम क्लीन फिल्टर सिंड्रोम की बात करें, तो ये जो है तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसमें आ जाता है, और ये मेल में हम देख सकते हैं। तो यहाँ क्रोमोसोम की जो कंडीशन है वो एक्स एक्स वाई हो जाती है। एंड दीज ऑकर ड्यू टू एरर इन द सेल डिवीजन। तो अगर सेल डिवीजन में कोई दिक्कत है, तो ये क्लीन फिल्टर सिंड्रोम हो सकता है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, तो वो एक ट्विस्टेड लैडर की तरह दिखता है। द साइड ऑफ द लैडर जो है तो शुगर से, यानी पेंटो शुगर से एंड फॉस्फेट ग्रुप से बना है। द स्टेप्स ऑफ द लैडर जो है तो बेस पेयर से बना है, यानी एडेनिन, थाइमिन एंड ग्वानिन, साइटोसिन। तो डीएनए के जो फंक्शन होते हैं, तो ये स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कंट्रोल करता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बनाने में मदद करता है, एंड ट्रांसफर करता है हेरिडेटरी कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड कह सकते हैं। और ये कंट्रोल करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जीन एंड डीएनए में क्या रिलेशनशिप है, तो अगर हम मान लीजिए ये जो क्रोमोसोम है हमारा, ये मान लीजिए हमारा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को अगर हम ओपन करते हैं या अनवाइंड करते हैं, तो हमें ऐसा एक स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट। तो इसको और अगर हम खोलेंगे, तो हमको ये ऐसा क्या मिलेगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में एक छोटा सा पोर्शन ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक पोर्शन है, कि जो एक प्रोटीन का कोड बना रहा है। तो ये प्रोटीन का कोड क्या है, तो ये प्रोटीन का कोड को ही हम क्या कहेंगे कि जो एक ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको ही हम जीन ऐसे कहेंगे। तो बहुत सारे जो जीन है, तो उससे क्या बना है, तो एग्जैक्टली क्रोमोसोम बना होता है। और ये सारा स्ट्रक्चर कहाँ हमें अवेलेबल होता है, तो जो सेल होता है, तो सेल के न्यूक्लियस में हम देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट एवरी जो ऑर्गेनिज्म जो है, तो उसके सेल के न्यूक्लियस में हमें ये डीएनए मिल जाएगा, यानी डीएनए यानी जीन्स मिल जाएगा। तो जीन क्या है, तो एक स्मॉल सेगमेंट है डीएनए का, जो कंट्रोल करता है स्पेसिफिक ट्रेट को। तो मेनी जीन जो है तो प्रेजेंट होते हैं ऑन सिंगल क्रोमोसोम।
फॉर एग्जाम्पल जीन फॉर द आई कलर हो सकता है, जीन फॉर द हाइट हो सकता है, एंड जीन फॉर द ब्लड ग्रुप, ये अलग अलग जीन अवेलेबल हो सकता है। अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं, यानी कि डुप्लीकेशन हम कह सकते हैं, तो बिफोर सेल डिवीजन जो है, तो डीएनए क्या करता है, अपना खुद का एक एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। यानी कि पहले ऐसा था मान लीजिए, तो और एग्जैक्ट कॉपी बनाकर वो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाता है। यानी कि क्या किया उसने, एग्जैक्ट कॉपी बना लिया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसमें डीएनए सबसे पहले अनवाइंड होता है, स्ट्रैंड को सेपरेट किया जाता है, एंड जो न्यू कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है वो फॉर्म किया जाता है। इसे रिजल्ट क्या मिलता है, टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल हमें इसे मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए इन हेरेडिटी। तो डीएनए जो है, तो ट्रांसमिशन जो है ट्रेट का, तो उसको इंश्योर करता है। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जो है, तो इसे ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है, इसके लिए कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को भी मेंटेन रखता है। और वेरिएशन लाने में रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा। तो डीएनए जो है, तो एक हेरेडिटरी मटेरियल है, उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और वो बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या आएगा, तो पेंटोज शुगर आएगा, फॉस्फेट आएगा, मीन्स फॉस्फेट ग्रुप आएगा, एंड नाइट्रोजनस बेस आएगा। तो जो नाइट्रोजनस बेसेस है वो है एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ पेयर करता है, एंड ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ पेयर करता है। तो जीन जो है, तो ये सेगमेंट होते हैं डीएनए के, यानी कि जीन से डीएनए बना है, और डीएनए से क्या बना है, तो क्रोमोसोम बना है। अगर हम जीन्स की बात करते हैं, तो जीन्स क्या है, तो एक बेसिक यूनिट है हेरिडिटी का। तो स्मॉल सेगमेंट ऑन डीएनए जो है, जो क्रोमोसोम पे अवेलेबल होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं स्पेसिफिक ट्रेट को। जो जीन्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शन कैरी करते हैं फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस या मेकिंग द प्रोटीन। तो डेफिनेशन जीन्स का हो जाएगा, जीन इज द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ अ डीएनए दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने का काम जीन करता है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो जो जीन होता है, तो कहाँ अवेलेबल होता है, तो जीन जो होता है, तो लोकेटेड होता है क्रोमोसोम पे। तो एवरी जीन जो है, ईच जीन जो है, तो ऑक्यूपाई करता है एक फिक्स पोजीशन, जिसको लोकस ऐसे कहा जाता है। तो ह्यूमन जो है, तो ह्यूमन के पास थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं, तो उसमें से अराउंड 25,000 जो जीन्स होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम कंपोजिशन ऑफ जीन की बात करें, तो कंपोजिशन ऑफ जीन एंड डीएनए जो है, तो वो एक ही मटेरियल से बने हैं, क्योंकि डीएनए जो है वो जीन से बना है। तो जीन जीन जो है, तो ये इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस। तो नाइट्रोजनस बेसेस में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन है, इवन पेंटो शुगर भी है, एंड क्या है, तो फॉस्फेट ग्रुप भी है। जो सीक्वेंस ऑफ बेसेस होता है, यानी कि ये जो नाइट्रोजनस बेसेस है, एटीजीसी जो है, वो एग्जैक्टली कैसे लगे हैं और उनका कैसा सीक्वेंस बना है, तो ये क्या बनाता है कि कौन से टाइप का प्रोटीन बनने वाला है, और जिससे डिटरमाइन हो जाता है कि कौन सा ट्रेट उससे एक्सप्रेस होने वाला है। फंक्शन ऑफ जीन की अगर बात करें, तो ये कंट्रोल करता है जीन हेरेडिटरी ट्रेट को, एंड डायरेक्ट करता है, यानी डायरेक्शन देता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम भी जीन ही करता है, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और ये वेरिएशन प्रोड्यूस करने में भी इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड ट्रेट। तो एवरी जो जीन है, ईच जीन जो है, तो ये कंट्रोल करता है स्पेसिफिक ट्रेट। एग्जांपल, जीन ऑफ द आई कलर, जीन ऑफ द ब्लड ग्रुप एंड जीन ऑफ द हाइट। कभी कभी क्या होता है ना, कि एक जो जीन होता है वो एक ही ट्रेट को कंट्रोल करता है, लेकिन इन सम केसेस मल्टीपल जो जीन्स है वो एक ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। जैसे उस पर्टिकुलर ट्रेट को क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट। यानी पॉलीजेनिक ट्रेट में एक से ज्यादा जो जीन्स है वो कंट्रोल करते हैं एक ही ट्रेट को। तो अलील क्या है, तो अलील जीन में एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। तो अगर जीन्स के अलग अलग फॉर्म है, यानी कैरेक्टर उस पर्टिकुलर ट्रेट के अगर अलग अलग फॉर्म है, तो उसको हम अलील कहेंगे। एग्जाम्पल, फॉर हाइट इन द पी प्लांट, जो टी है, कैपिटल टी क्या है, तो टॉल के लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल टी क्या है, तो ड्वार्फ के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये क्या है, अलील है ऑफ द सेम जीन। डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स, तो डोमिनेंट जो जीन होते हैं वो एक्सप्रेस किए जाते हैं इवन इफ प्रेजेंट इन द सिंगल कॉपी। मान लीजिए ये अकेला सिंगल अगर टी कॉपी अवेलेबल है, तो भी ये क्या करेगा, इसके हाइट जो कैपिटल होने के कारण ये डोमिनेंट है, तो ये एक्सप्रेस करेगा, और जो प्लांट है वो क्या होगा, तो उसका हाइट टॉल रहेगा एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर टी। अगर हम रिसेसिव जीन की बात करते हैं, तो ये एक्सप्रेस किए जाते हैं ओनली व्हेन प्रेजेंट इन अ डबल फॉर्म, यानी कि अगर स्मॉल टी अगर दोनों अवेलेबल रहेंगे तो ही रिसेसिव जो जीन है वो एक्सप्रेस करेंगे। तो ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाय स्मॉल लेटर टी। दिस कंसेप्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय ग्रेगर मेंडल, तो ये हमने कहाँ से एग्जैक्टली ये कंक्लूजन पे आए, बाय द एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रेगर मेंडल। तो जीन जो एक्सप्रेशन है, तो जीन एक्सप्रेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इन अ जीन इज यूज टू प्रोड्यूस अ प्रोटीन। तो प्रोटीन कैसे बनाना है, तो ये एग्जैक्टली जो कोडिंग है या प्रोसेस है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, जीन एक्सप्रेशन। तो इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व है, पहले डीएनए से आरएनए बनाया जाएगा जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, आरएनए से प्रोटीन बना जाएगा जिसको हम ट्रांसलेशन कहेंगे, और जो प्रोटीन है वो डिटरमाइन करेगा कि क्या ट्रेट रहेगा, तो इसको ही क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। म्यूटेशन इन जीन, समटाइम्स क्या होता है कि जो जीन है तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है या सीक्वेंसिंग जो है तो वो चेंज हो जाती है, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो इसके वजह से इफेक्ट क्या होता है, तो वेरिएशन जो है, तो ऑर्गेनिज्म में हम वेरिएशन दे सकते हैं, या अदरवाइज जेनेटिक डिसऑर्डर जो है तो वो भी क्रिएट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द जीन म्यूटेशन। उसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि जीन जो है तो ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, और वो एक सेगमेंट है डीएनए के ऊपर, तो ये लोकेटेड होता है ऑन द क्रोमोसोम, और ये कंट्रोल करता है स्पेसिफिक ट्रेट। तो ये एग्जिस्ट करता है इन डिफरेंट फॉर्म, अगर डिफरेंट फॉर्म में अगर जीन एग्जिस्ट करता है तो इसको हम अलील्स कहते हैं। तो जीन जो है ये अलील हम कह सकते हैं, तो डोमिनेंट भी हो सकता है या रिसेसिव भी हो सकता है। म्यूटेशन जो है अगर जीन में होती है तो उससे डिसऑर्डर हो सकती है या वेरिएशन कॉज हो सकता है। इंट्रोडक्शन टू आरएनए, तो आरएनए क्या होता है, तो आरएनए एग्जैक्टली सिंगल स्ट्रैंड होता है। जब डीएनए जब सेपरेट आउट हो जाता है, तो डीएनए अगर दो स्ट्रैंड में सेपरेट आउट हो जाता है, तो ये सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रैंड को हम क्या कहेंगे, आरएनए कहेंगे। तो एग्जैक्टली उसके ऊपर भी एडेनाइन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन ये जो है तो ये हो सकता है। तो एग्जैक्टली यहाँ थाइमिन जो है, तो थाइमिन की जगह पे क्या आ जाता है, तो यूरेसिल आ जाता है, एंड फॉस्फेट जो बैकबोन है एंड शुगर जो है तो वैसे ही रहेगा। तो आरएनए जो है तो उसका फुल फॉर्म हम कह सकते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो इसके ऊपर भी हम एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल देख सकते हैं। तो ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये जो लैडर जो स्ट्रक्चर है वो भी देख सकते हैं, और ये जो है तो ये किससे बना है, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से ये स्ट्रक्चर बना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है किससे बना है, ये वाला, तो ये बना है पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से। तो आरएनए जो है, तो आरएनए का लॉन्ग फॉर्म है या फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इट इज अ मॉलिक्यूल दैट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन बनाने में इस एग्जैक्टली आरएनए इस्तेमाल किया जाएगा। तो डीएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, लेकिन आरएनए जो है तो हेल्प करता है एक्सप्रेस करने में दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो आरएनए जो है तो मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। तो आरएनए क्या है, तो सिंगल स्टैंडर्ड है, एंड कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में ये पाए जाते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए की बात करें, तो आरएनए जो है तो ये न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, एंड ईच न्यूक्लियोटाइड जो है तो उसके पास राइबो शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है एंड नाइट्रोजन बेस होता है। अगर नाइट्रोजन बेसेस की बात करें तो एडेनाइन, तो यहाँ क्या होता है, थाइमिन की जगह पे यूरासिल आ जाता है, ग्वानिन आ जाता है, एंड एडेनिन पहले से ही था, ग्वानिन पहले से था, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये पहले से ही थे, लेकिन जो थाइमिन है, थाइमिन की जगह पे कौन आ गया, तो थाइमिन की जगह पे यूरासिल आ गया। तो बेस पेयर रूल वही है, एडेनिन जो है तो एडेनिन जो है थाइमिन की जगह पे यूरासिल के साथ कनेक्शन बनाएगा, एंड जो ग्वानिन है तो ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा। तो डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए, तो अगर हम डीएनए के आरएनए की बात करें तो आरएनए क्या है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, एंड अगर
डीएनए की बात करें तो डीएनए जो है तो वो डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन आरएनए में क्या होता है, तो आरएनए में यूरासिल होता है। एंड अगर यहाँ की बात करें डीएनए की, तो डीएनए में क्या होता है, तो थाइमिन होता है। तो डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, थाइमिन को कंटेन करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, एंड लोकेटेड होता है मेनली इन न्यूक्लियस। लेकिन आरएनए की बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, उसमें कंटेन होता है यूरासिल, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, इवन साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। तो टाइप्स ऑफ आरएनए, तो आरएनए के अगर मेजर टाइप्स अगर देखें तो ये है, सबसे पहले है एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। तो एग्जैक्टली वो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से राइबोसोम के पास मैसेज लेके जाता है। उसके बाद है ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं तो वो राइबोसोम के पास जो है अलग अलग जो प्रोटीन के मटेरियल है तो वो लेके आता है। एंड आर आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए जो है तो वो राइबोसोम को बनाते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं, तो ये क्या है, आर आरएनए यानी कि जो राइबोसोम को बनाते हैं। और ये ट्रांसफर जो आरएनए है या टीआरएनए हम कह सकते हैं, तो ये क्या करता है, अलग अलग जो भी प्रोटीन के मटेरियल है वो राइबोसोम के पास लेके जाता है। और एमआरएनए जो है तो एक मैसेंजर आरएनए है, जो राइबोसोम के पास एक टेम्पलेट लेके जाता है कि जो प्रोटीन हमें बनाना है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एमआरएनए है तो एग्जैक्टली उसके ऊपर प्रोटीन के कोड अवेलेबल रहते हैं, टेम्पलेट की एग्जैक्टली कौन सा प्रोटीन कैसे बनाना है। आरएनए जो है वो मेजरली थ्री टाइप्स के हैं। तो एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, तो ये कैरी करता है मैसेज को डीएनए से राइबोसोम के पास, और ये एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट की तरह फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सेकंड है टीआरएनए, जिसको हम ट्रांसफर आरएनए कह सकते हैं। तो ये अमीनो एसिड जो है, तो अमीनो एसिड को राइबोसोम के पास लेके जाता है। अमीनो एसिड यानी कि हम प्रोटीन ही कह सकते हैं, और ये हेल्प करता है इन द फॉर्मिंग ऑफ प्रोटीन। थर्ड वन है आर आरएनए, जिसको हम राइबोसोमल आरएनए भी कह सकते हैं। तो ये राइबोसोम को बनाता है। राइबोसोम जो है तो ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, कि एग्जैक्टली प्रोटीन जहां बनते हैं उसको हम क्या कहेंगे, राइबोसोम्स कहेंगे। तो रोल ऑफ आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस जो है तो वो दो स्टेप में होता है। सबसे पहले होता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए से क्या बनेगा, तो एमआरएनए बन जाएगा, तो इसको हम टेम्पलेट कहेंगे। और फिर ट्रांसलेशन होगा, एमआरएनए जो है तो उससे प्रोटीन बनाया जाएगा। जो प्रोटीन है वो डिटरमाइन करता है कि बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, उसमें हमारे बॉडी में कैसे एंजाइम रिलीज किए जाएंगे, एंड हार्मोन कैसे रहेंगे हमारे बॉडी के, एंड ट्रेड जो है हम दिखेंगे कैसे या हमारा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये प्रोटीन डिटरमाइन करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ आरएनए, तो आरएनए जो है तो ये जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में इसेंशियल है, एंड ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी तक हमने क्या क्या देखा, आरएनए जो है तो इट स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसके पास यूरासिल होता है इंस्टेड ऑफ थाइमिन। थाइमिन किसके पास होता है, तो डीएनए के पास होता है, और यूरासिल किसके पास है, तो आरएनए के पास होता है। तो इसके मेजर थ्री टाइप्स है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, आर आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। तो ये हेल्प करता है इन प्रोटीन सिंथेसिस। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एचजीपी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या किया था, एग्जैक्टली जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर एग्जैक्टली कितने क्रोमोसोम है, उनका बेस पे उनका सीक्वेंसिंग क्या है, और एग्जैक्टली बेस पेयर कैसे बनते हैं, तो ये सारा जो डिटेल्ड एनालिसिस है तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में किया था। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, एचजीपी जो है, तो ये इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च है, और ये जो प्रोजेक्ट था तो आइडेंटिफाई एंड मैप ऑल द जीन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में कितने कितने जीन्स है तो उसके लिए स्टार्ट किया था। तो ये स्टार्ट हुआ था 1990 में, और कंप्लीटेड हुआ था बाय अराउंड 2003। फाइनल रिपोर्ट उसका अराउंड 2007 आया था, बट मेजरली उसका जो काम है 2003 में खत्म हुआ था। तो जीनोम क्या होता है, कि जीनोम जो कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है ऑर्गेनिज्म में, कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन एन ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम क्या कहेंगे, जीनोम कहेंगे। तो ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के पास 3 बिलियन जो होते हैं वो डीएनए बेस पेयर होते हैं, और उसके उससे जो जीन्स बनते हैं वो जीन्स कितने हैं, अराउंड 20 to 25,000 जीन्स एक ह्यूमन में ऑन एन एवरेज होते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थे, एचजीपी,
तो आइडेंटिफाई ऑल ह्यूमन जीन्स एंड डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए बेस पेयर। तो एटीजीसी का एग्जैक्टली सीक्वेंसिंग कैसे रहेगा, तो उसके बारे में डिटेल स्टडी किया गया। ये डाटा स्टोर किया गया इन द डाटाबेसेस एंड डेवलप किया गया टूल्स फॉर द डाटा एनालिसिस। तो इसे जेनेटिक जो डिसऑर्डर है इसका भी स्टडी किया करने लगे एंड एग्जैक्टली इसे प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि अगर जेनेटिक डिसऑर्डर होगी या नहीं होगी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो ये हेल्प करता है डायग्नोसिस ऑफ द जेनेटिक डिजीजेस, और ये डेवलप करने में या डेवलपमेंट ऑफ जीन थेरेपी जो है तो इसमें मदद करता है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसऑर्डर है, खास करके जेनेटिक जो ऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर है या अदर देन अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसके ऊपर भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग इस प्रोजेक्ट की वजह से मिली। और एडवांसमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन है, तो इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हो गए बिकॉज ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसके जो एप्लीकेशन है, तो इनहेरिटेड डिजीजेस जो है तो उसका हम डिटेक्शन कर सकते हैं। कैंसर रिसर्च में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉरेंसिक साइंस है तो इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर्सनलाइज मेडिसिन यानी कि पर्टिकुलर आदमी के लिए कुछ मेडिसिन अच्छे हो या कुछ बुरे हो सकते हैं या कुछ साइड इफेक्ट दे सकते हैं, तो पर्सनलाइज मेडिसिन भी इससे हम आसानी से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डॉक्टर। तो इसका जो कंक्लूजन था, तो ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट था तो एक मेजर साइंटिफिक अचीवमेंट था जो सक्सेसफुली उसको कंप्लीट किया गया एंड इसमें मैप किए गए सारे जो कंप्लीट जो ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस है तो इसमें मैप किए गए। इसकी मदद से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जेनेटिक डिजीजेस इन एडवांस एंड ह्यूमन बायोलॉजी को हम बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, तो मेंडल ने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस लिया था उसमें एग्जैक्टली क्या किया था, एक ही कैरेक्टर, ओनली एक ही कैरेक्टर है तो उसमें वेरिएशन रखा था, यानी कि दो प्लांट लिए थे तो दो प्लांट में एग्जैक्टली इसमें सिर्फ एक, इसमें और इसमें एक ही कैरेक्टर का वेरिएशन था, बाकी सारे कैरेक्टर सिंपल सिंपल थे। तो ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस होमोजाइगस रिसेस, तो ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस रिसेस का मतलब क्या है कि इसमें दोनों जो एलील रहेंगे वो टीटी रहेंगे। एंड ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइनस होमोजाइगस डोमिनेंट, तो इसमें क्या क्या है, कैपिटल कैपिटल टी जो है यानी कि टॉल टॉल है, ये टॉल है और ये ड्वार्फ जो है तो ये एलील लिया था और उनका क्रॉस किया था। और ये क्रॉस करने के बाद उन्होंने देखा कि एग्जैक्टली ये जो था तो ये कैपिटल कैपिटल टी था, तो ये जो था तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी था, और ये भी क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी था, और ये भी जो था तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी था। तो एग्जैक्टली इसे इन्हें ये पता लगा कि एग्जैक्टली जो है डोमिनेंट जो ट्रेट है या एलील है तो वही सिर्फ एक्सप्रेस करेगा। उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, एग्जैक्टली जो दो कैरेक्टर है यानी कि देखिए एग्जैक्टली इसमें क्या किया था, एक राउंड वाला कैरेक्टर लिया था, मान लीजिए जो पॉड शेप है तो पॉड शेप क्या है, राउंड है एंड कलर क्या है उसका येलो, और दूसरा क्या है तो पॉड शेप क्या है तो रिंकल्ड है एंड जो पॉड कलर क्या है तो ग्रीन। ऐसे उन्होंने क्या किया था कि दो कैरेक्टर लिए थे और उसका उन्होंने क्रॉस किया था। तो क्रॉस करने के बाद एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनको क्या मिले, राउंड क्या मिले, तो ये राउंड भी मिले एंड येलो भी मिले। लेकिन अगर हम तीन की बात करते थे 1 2 3, तो ये क्या मिले उनको, थ्री जो है तो ये राउंड मिले लेकिन ग्रीन मिले। तो अगर हम इसकी बात करते हैं ये, तो इसमें क्या हो गया कि थ्री जो है तो रिंकल्ड है लेकिन येलो है, ये रिंकल्ड है लेकिन येलो है, और ये जो एक अकेला, तो ये क्या है, तो ये अकेला जो है तो क्या है, रिंकल्ड भी है एंड ग्रीन भी है, रिंकल्ड भी है एंड ग्रीन भी है। तो ऐसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूजन निकाला था। तो जो ग्रेगर मेंडल ने, जो ग्रेगर मेंडल है तो उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स ऐसे बोला जाता है। तो उन्होंने परफॉर्म किए थे एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट जिसको पाइसम सटाइवम ऐसे कहा जाता है। तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे 1856 से लेके 1863, और उन्होंने स्टडी किया था इनहेरिटेंस का। तो उन्होंने पी प्लांट इसलिए भी चुने थे क्योंकि जो पी प्लांट होते हैं तो उनका उनके पास क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं एंड उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो शॉर्ट होता है एंड वो बहुत सारे सीड भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हम जिसको क्या कह सकते हैं, ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं। तो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग भी वो प्रोड्यूस कर सकता है। और उसकी पी प्लांट की अगर बात करें तो सेल पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। इम्पोर्टेंट टर्म्स, तो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है तो इसमें ट्रेड जो है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है जो हम आंखों को हमारे आंखों से महसूस कर सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे टॉलनेस,
अलील क्या है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन जो होता है तो उसको अलील कहते हैं, जैसे कैपिटल टी यानी कि टॉल एंड स्मॉल टी यानी ड्वार्फ। तो डोमिनेंट जो ट्रेट होते हैं तो ये एक्सप्रेस करते हैं इन F1 जनरेशन, और जो रिसेसिव जो ट्रेट होते हैं वो हमने कहाँ पाए, तो F2 जनरेशन में पाए। तो P1 जो जनरेशन है तो इसको पेरेंटल जनरेशन कहा जाता है, F1 जो जनरेशन है इसको फर्स्ट फिलियल या सन एंड डॉटर जनरेशन कहा जाएगा, F2 जनरेशन जो है उसको सेकंड फिलियल या सेकंड सन एंड डॉटर जनरेशन कहा जाएगा। तो मेंडल के 3 लॉज ऑफ हेरिडिटी उन्होंने एग्जैक्टली जो भी रिसर्च किया था उससे उन्होंने कंक्लूड किया था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो उन्होंने कहा था कि अगर दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट अगर क्रॉस किए जाए तो ओनली उसमें से एक जो है तो एक ही ट्रेड अपीयर हो जाएगा इन F1 जनरेशन, एंड सेकंड अगर ट्रेड जो है तो एक्सप्रेस जो ट्रेट है तो एक्सप्रेस ट्रेट को ही डोमिनेंट कहा जाएगा, और जो हिडन ट्रेट है यानी दिख नहीं रहा है तो उसको रिसेसिव कहा जाएगा। एग्जाम्पल कैपिटल टी की अगर हम क्रॉस करते हैं यानी कि कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो टी आ जाएगा, और यहाँ से कंपलसरी क्या आ जाएगा, तो टी आ जाएगा। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, टी टी ही मिलेगा। तो टॉल जो है हमेशा डोमिनेंट रहेगा ओवर डॉर्फ। तो ये क्या था, तो ये हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ द गैमेट्स। तो ये स्टेटमेंट इनका ये था कि टू अलील अगर ऑफ जीन के अगर सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, यानी यानी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है तो ये अलग अलग गैमेट फॉर्मेशन में टी अलग हो जाएगा एंड स्मॉल टी अलग हो जाएगा, ये अलग गैमेट बनाएगा, ये अलग गैमेट बनाएगा, एंड कम टुगेदर अगेन ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद ऑर्गेनिज्म बनते वक्त ये वापिस कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ आ जाएंगे। अगर हम F2 जनरेशन की बात करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल टी टी मल्टीप्लाइड बाय टी टी, तो यहाँ से क्या हो सकता है, ये टी यहाँ भी जा सकता है और टी यहाँ भी जा सकता है, तो टी टी भी बन सकता है एंड टी टी भी बन सकता है। यहाँ से बात करें तो ये क्या बन सकता है, ये टी टी भी बन सकता है एंड ये स्मॉल टी भी बन सकता है। तो जो जीनोटाइपिक रेशो जो है तो 1 टी टी बन सकता है, 2 स्मॉल टी बन सकता है एंड 1 टी टी बन सकता है। और फिनोटाइपिक रेशो जो है तो ये तीनों के तीनों क्या देंगे, तो ये तीनों के तीनों टॉल दे देंगे आउटपुट, और ये जो है तो ये क्या देगा, तो ये ड्वार्फ दे देगा। तो इसे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है जो अलील जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एंड रिकम्बाइन हो जाते हैं इन द ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन प्रोसेस। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है तो ये क्या है, तो इनका स्टेटमेंट था कि डिफरेंट पेयर्स ऑफ अगर ट्रेट अगर हम लेते हैं तो वह इनहेरिट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यानी कि अगर मान लीजिए कोई हमने 5 ट्रेट कंसीडर किए, तो अगर मान लीजिए कैपिटल टी, कैपिटल ए, कैपिटल आर, कैपिटल एम ऐसे कुछ अलग अलग ट्रेट लिए, तो उसमें से जो टी है तो टी अलग जब होगा तो वो डिपेंड नहीं करेगा कि ए आर एम कैसे बिहेव कर रहे हैं, या ए जब बिहेव करेगा या सेपरेट करेगा एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा तो टी या आर या एम कैसे एक्सप्रेस करेगा तो इसके ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, यानी इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे वो एक्सप्रेस करेंगे। तो डिफरेंट पेयर्स ऑफ ट्रेड जो है तो इनहेरिट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ द ईच अदर। तो इसका एग्जांपल है, सीड जो शेप है वो राउंड हो सकता है या रिंकल्ड हो सकता है, सीड कलर जो है वो येलो भी हो सकता है या ग्रीन भी हो सकता है, यानी कि वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। तो फिनोटाइपिक जो रेशो उन्होंने पाया था इन F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन में उन्होंने पाया था कि 9 राउंड येलो उनको मिले थे, 3 राउंड ग्रीन मिले थे, 3 रिंकल्ड येलो मिले थे एंड 1 रिंकल्ड ग्रीन मिला था। तो ये जो रेशो उनको मिला था तो ये मिला था 9:3:3:1। तो ये क्या मिला था इनको, ये हम कह सकते हैं फिनोटाइपिक रेशो मिला था। तो मेंडल साहब का जो भी वर्क था तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था इनहेरिटेंस साइंटिफिकली, और उसकी वजह से फाउंडेशन रखा गया जेनेटिक्स का, मॉडर्न जेनेटिक्स हम कह सकते हैं। एंड ये ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जीन्स एंड अलील, तो इसके पहले जीन्स और अलील हमें पता ही नहीं थे, एंड इसकी वजह से प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग जो है तो हम आसानी से कर सकते हैं और साइंटिफिकली बेटर ऑर्गेनिज्म इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेंडल जो है तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का कह सकते हैं। तो अभी हम समरी देख रहे हैं। तो ही गेव द 3 लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ट्रेट जो होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं बाय द जीन्स। डोमिनेंट जो ट्रेट होते हैं वो मास्क करते हैं या उसको छुपा देते हैं रिसेसिव ट्रेट को,
जो अलील होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन एंड वापिस क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं अगेन फर्टिलाइजेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस होता है द क्रॉस बिटवीन द टू इंडिविजुअल टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है और दूसरा एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें दोनों में क्या है, सेम सेम सारे ट्रेट सारे सेम सेम है एक्सेप्ट वन। तो इसमें एक और यहाँ एक क्या है, ट्रेट अलग है। तो मोनो का मतलब क्या है, मोनो का मतलब है वन एंड हाइब्रिड का मतलब है क्रॉस। तो यानी कि इन दोनों के ऊपर क्या किया जाता है, तो इनका क्रॉस करके जो नया ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस किया जाता है। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इस केस में क्या किया था, जो हाइट था पी प्लांट का, यानी टॉल एंड ड्वार्फ। तो हाइट जो है, तो ये ओनली हाइट जो कैरेक्टर था, एक टॉल लिया था और एक ड्वार्फ लिया था। तो एक टॉल और एक ड्वार्फ लिया था एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय ग्रेकर मेंडल। तो उसके एग्जाम्पल क्या था, हाइट इन द पी प्लांट। तो टॉल को कैपिटल टी से डिनोट किया गया है, जिसको डोमिनेंट कहते हैं। ड्वार्फ जो है उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। तो जो पैरेंटल जनरेशन था, तो पैरेंटल जनरेशन यानी कि कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी। तो यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ये करेगा, रिएक्ट करेगा एंड ये जो कैपिटल टी है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा या इसके साथ रिएक्ट करेगा, दोनों एक ही है। तो इसे आउटपुट क्या मिला है, सिर्फ कैपिटल टी स्मॉल टी हम कह सकते हैं, तो ये आउटपुट मिला। तो इसकी वजह से जो है, तो जो प्योर टॉल जो है प्योर ड्वार्फ के साथ अगर हम क्रॉस करते हैं, तो हमें जो गैमेट हमने क्या क्या यूज किया, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसके बाद जो भी आउटपुट मिला, तो ये क्या मिला हमें, स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिला। तो जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन है, तो हमें आउटपुट क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो सारे जो ऑफस्प्रिंग थे तो क्या थे, टी टी से बने थे। तो इसकी वजह से टी डोमिनेंट होने के कारण क्या हो गया, ये टॉल बन गए सारे प्लांट। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या मिला, तो सारे प्लांट जो है तो टॉल बन गए, या ऑफस्प्रिंग या बच्चे हम कह सकते हैं। जो ड्वार्फ है, तो ड्वार्फ ट्रेट डज नॉट अपीयर, यानी कि एक भी जो प्लांट था वो ड्वार्फ नहीं बना बेबी। तो इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, तो ये इसे प्रूव हो जाता है। तो सेकंड फिलियल जो स्टेज है, तो सेकंड फिलियल स्टेज में क्या किया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्या किया, तो क्रॉस किया गया। तो जैसे ही क्रॉस किया गया, तो ये टी टी जो है, तो ये सेपरेट आउट हो गया, और ये जो टी टी है ये सेपरेट आउट हो गया। तो इस टी ने इसके साथ रिएक्शन किया, इस टी ने इसके साथ रिएक्शन किया, इस टी ने इसके साथ रिएक्शन किया, और इस टी ने इसके साथ रिएक्शन किया। तो आउटपुट क्या मिले, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी। तो हम पहले कैपिटल टी लिखते हैं और बाद में स्मॉल टी लिखते हैं, और फिर स्मॉल टी। तो इससे हमें टॉल मिला, इससे भी हमें टॉल मिला, इससे भी हमें टॉल मिला, और इससे हमें ड्वार्फ मिला। तो जो जीनोटाइपिक रेशो मिला हमें, तो क्या मिला हमें, टीटी का एक, दो टीटी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी एंड एक स्मॉल टी। तो यानी कि यहाँ आउटपुट मिला। तो ये जो फिनोटाइपिक रेशियो जो है, यानी कि 3 टॉल एक ड्वार्फ, तो इसे क्या कंक्लूजन निकल में आया, जो हाइब्रिड जब क्रॉस करते हैं, तो ट्रेट जो होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं बाय पेयर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जीन से। तो वन जो ट्रेट है वो डोमिनेंट रहता है दूसरे ट्रेट के ऊपर, और अलील जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं इन गैमेट फॉर्मेशन, जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऐसा भी कहा जाता है। तो की जो रेशियो है टू रिमेंबर, F1 जो जनरेशन था इसमें 100% डोमिनेंट था, एंड F2 जो जीनोटाइप था, F2 में जो जीनोटाइप मिला वो था क्या, 1:2:1। तो अगर F2 की बात करें तो ये क्या मिला था, 1:2, ये क्या है, तो ये और ये सेम ही है, और ये क्या है, 1:2:1। तो यानी 1:2:1। एंड ये जो है, यानी कि हमें क्या क्या मिला, टी टी का एक मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी के हमें कितने मिले, तो 2 मिले, यहाँ एक मिला, एंड स्मॉल टी का यहाँ एक आउटपुट मिला। तो ये जेनोटाइपिक रेशियो यहाँ है, जीनोटाइप। और F2 फिनोटाइप में क्या मिला, 3:1, यानी कि ये टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, फिनोटाइप की बात करें, और ये क्या मिला, तो ड्वार्फ मिला, तो 3:1। तो इसे क्या समरी कंक्लूजन हम कर सकते हैं, तो मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस होते हैं, तो उसका अगर जैसे स्टडी किया गया एक ही कैरेक्टर के लिए, तो इसने प्रूव कर दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो डाईहाइब्रिड जो क्रॉस था, तो इसका मतलब क्या है कि क्रॉस बिटवीन द टू इंडिविजुअल टू टू स्टडी द टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट एट द सेम टाइम।
तो उन्होंने डाई यानी कि 2 ऑर्गेनिज़्म लिए थे और उनके बीच में हाइब्रिड करके क्रॉस किया था और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था क्रेगर मेंडल ने। तो इससे उन्होंने प्रूव किया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो एग्ज़ैक्टली जो उन्होंने जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, तो वो था, एक था सीड शेप एंड दूसरा था सीड कलर। तो जो सीड कलर एंड सीड शेप, तो सीड शेप जो था वो राउंड था जिसको हम डोमिनेंट कहेंगे, एंड जो रिंकल था तो वो रिसेसिव था। एंड वैसे ही सीड कलर में भी येलो जो था वो डोमिनेंट था एंड सीड कलर जो ग्रीन था वो क्या था, रिसेसिव था। तो जैसे उन्होंने ये आउटपुट निकाला तो ये उनके पास एक स्क्वायर निकल के आया, ये आउटपुट निकल के आया, हम ऐसे कह सकते हैं। यहाँ देखिए एग्जैक्टली आर वाई ये जो है, तो ये यहाँ अलग अलग जो कॉम्बिनेशन है, आर वाई, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, ऐसे, या ये स्मॉल आर स्मॉल वाई हम कह सकते हैं। और यहाँ भी सेम टू सेम यही इनपुट है जो यहाँ दिए है इस कॉलम, इस रो में, और इस कॉलम में भी यही इनपुट दिए हैं। तो इससे क्या हो गया, अलग अलग जो एक इनपुट है, यानी यहाँ से मल्टीप्लीकेशन यहाँ, यहाँ का मल्टीप्लीकेशन यहाँ, यहाँ का मल्टीप्लीकेशन यहाँ, एंड यहाँ का क्रॉस यहाँ, या मल्टीप्लीकेशन कह सकते हैं। सेम टू सेम वैसे ही यहाँ का मल्टीप्लीकेशन यहाँ, फिर यहाँ का मल्टीप्लीकेशन यहाँ, फिर यहाँ का मल्टीप्लीकेशन यहाँ, एंड यहाँ का मल्टीप्लीकेशन यहाँ। तो ऐसे अलग अलग उनको क्या मिले, तो 16 आउटपुट मिले। तो जो 16 आउटपुट थे, तो जो पेरेंटल जनरेशन था, तो पेरेंटल जनरेशन में उन्होंने क्या किया था, आर आर वाई वाई, ये इनपुट में लिया था। और जो दूसरा था तो वो क्या लिया था, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो इससे क्या मिला, यहाँ से आर आया, यहाँ से स्मॉल आर आया, यहाँ से कैपिटल वाई आया, यहाँ से स्मॉल वाई आया। तो इसकी वजह से जो हमें आउटपुट मिला, तो क्या मिला, ये राउंड शेप का मिला, और ये जो येलो है, तो येलो कलर का हमें ये मिला, पॉड कह सकते हैं, या सीड का जो शेप है वो राउंड है, एंड कलर क्या है, तो येलो है। तो ये जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन था, तो इसमें एंड आर वाई एंड कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस किया स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। यानी ये क्या था, राउंड था, ये था येलो, ये क्या था, रिंकल था, और ये क्या था, ग्रीन था। तो ये जो ऑफस्प्रिंग आ गए, तो ये ऑफस्प्रिंग जो आर आर वाई वाई की है, यानी कि इसकी जो भी आउटपुट आए, तो ये आउटपुट कैसा आया, आर आर वाई वाई का भी एक आउटपुट आया। तो उसके बीच में जब क्रॉस किया गया, तो ऑल प्लांट्स आर राउंड एंड येलो हमें मिले पहले। तो इसके वजह से प्रूव हो गया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, तो राउंड ओवर जो रिंकल्ड है, तो ये इसे प्रूव हो गया, एंड येलो ओवर ग्रीन, ये भी इसे प्रूव हो गया। तो जो सेकंड फिलियल जनरेशन था, तो उसमें जो क्रॉस हुआ था, वो क्रॉस हुआ था आर आर वाई वाई का एंड आर आर वाई वाई का। तो इसमें जो गैमेट बने थे, आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। इससे हमने जो पनेट स्क्वायर देखा था, तो 4/4 यानी कि 16 आउटपुट अलग अलग मिले थे। तो इसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो जो मिला था, इसमें 9 राउंड येलो मिले थे, 3 राउंड ग्रीन मिले थे, 3 रिंकल्ड येलो मिले थे, एंड 1 रिंकल्ड ग्रीन मिला था। तो इसका जो रेशो आया था फिनोटाइपिक, 9:3:3:1। तो ये जो रेशो है, तो इसे क्या, जीनोटाइपिक जो रेशो आया, तो इससे क्या हो गया, तो ये जो आउटपुट आ गए, ये सारे जो गैमेट है, एलील है, तो उसके जो हम कह सकते हैं अलग अलग 16 जो आउटपुट है, तो दे आप काउंट कर सकते हैं। तो ये जो 16 आउटपुट है, तो ये 16 कॉम्बिनेशन जो है, तो ये क्या है, तो ये जीनोटाइपिक रेशो आ गया। तो इसे हमें क्या याद रखना है, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, तो इसमें दो ट्रेट की स्टडी की जाती है। F1 जो जनरेशन होता है, इसमें सारे के सारे डोमिनेंट हम फिनोटाइप हम देखते हैं। F2 जो फिनोटाइप होता है, उसका जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है 9:3:3:1 होता है, और इससे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी प्रूव हो जाता है। अगर हम कंपैरिजन करें अगर हम कंपैरिजन करें मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड की, तो मोनो हाइब्रिड जो होता है, इसमें एक ही ट्रेट स्टडी किया गया है। इसमें जो रेशियो आ गया वो 3:1 था, एंड पुनेट जो स्क्वायर है, यानी कि इसमें 4 आउटपुट अलग मीन्स 4 आउटपुट आ गए। अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस लेते हैं, तो इसमें 2 जो ट्रेट है वो स्टडी किए गए। इसका जो रेशियो था फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 था, और इसमें पुनेट स्क्वायर 4/4 का एक पुनेट स्क्वायर, यानी कि 16 आउटपुट आए थे। और इसमें कितने आउटपुट आए थे, तो 4 आउटपुट आए थे। जेनेटिक डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर आर डिजीजेस कॉज ड्यू टू
तो ये एग्ज़ैक्टली इसमें क्या हो जाता है कि जो म्यूटेशन है, तो म्यूटेशन यानी चेंजेस हो जाते हैं जीन्स में। तो जो नंबर है क्रोमोसोम का वो एब्नॉर्मल हो सकता है, यानी कि आइदर इंक्रीज़ हो सकता है या डिक्रीज़ हो सकता है, या स्ट्रक्चर ऑफ जो क्रोमोसोम है यानी कि जो प्रोटीन का कोड है, तो उसके अंदर, तो क्या है कि वो कोड जो है, तो उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर्स है, तो इनहेरिटेड भी हो सकते हैं फ्रॉम पैरेंट टू द चिल्ड्रन, या अदरवाइज़ अगर सडन म्यूटेशन कोई हो गया है क्रोमोसोम के अंदर, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। तो टाइप ऑफ जेनेटिक अगर डिसऑर्डर की बात करें तो वो क्रोमोसोमल हो सकता है, यानी कि क्रोमोसोम में चेंजेस हो सकते हैं। मोनोजेनिक डिसऑर्डर यानी कि सिंगल जीन में डिफेक्ट हो सकता है। पॉलीजेनिक डिसऑर्डर यानी कि मल्टीपल जो जीन में इसमें चेंजेस हो सकते हैं। या माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर हो सकता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो भी क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है या जीन स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, तो उसमें क्या है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आइदर आ सकता है, या अदरवाइज जो क्रोमोसोम है उसका नंबर मिसिंग हो सकता है, यानी कि कम हो सकता है, या उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं। नॉर्मली अगर ह्यूमन की बात करें तो उसके पास 40 ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर होते हैं। अगर उनका कोई नंबर चेंज हो गया या उसमें स्ट्रक्चरल चेंज हो गया तो डिसऑर्डर ऑकर हो सकती है। डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे हैं जिनके 21 जो क्रोमोसोम पेयर होता है, तो उसमें एग्जैक्टली चेंजेस हो जाते हैं। तो उनके कुछ फोटो है ये। तो डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे हैं, तो एग्जैक्टली उनके जो स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ सकता है क्रोमोसोम के। तो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है इसके चेंजेस होने के कारण डाउन सिंड्रोम हो सकता है। डाउन सिंड्रोम जो है, तो उसमें एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की, एंड उसमें जो टोटल क्रोमोसोम हो जाते हैं वो 47 हो जाते हैं। तो उसके अगर हम सिम्पटम्स की बात करें तो इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है बच्चे को, शॉर्ट स्टेचर यानी कि उसकी हाइट जो है तो कम रह सकती है, एंड जो फ्लैट फेशियल जो फीचर्स है उसके, यानी कि उसका चेहरा जो है वो फ्लैट हो जाता है। अभी हम देख रहे हैं टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम जो है, तो उसमें जो फीमेल है, तो फीमेल में जो एक्स क्रोमोसोम होता है, तो एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है, तो ये मिसिंग होता है। इसकी वजह से उनकी स्लो ग्रोथ होती है, शॉर्ट स्टेचर होता है, उनका जो नेक है वो वेब हो जाता है, ब्रॉड चेस्ट हो जाता है, एंड लो सेट ऑफ ईयर्स हो सकता है। आई जो है उनकी वो स्लैंट हो सकती है। तो जो टर्नर सिंड्रोम जो है वो जनरली फीमेल को होता है, फीमेल को होता है। तो टर्नर सिंड्रोम के कुछ फोटो थे। तो इसमें अगर आप देखेंगे सर्कल में जो किया है, तो इसमें जो एग्जैक्टली एक्स जो क्रोमोसोम है, तो ये एक मिसिंग रहता है। टर्नर सिंड्रोम, तो इसके जो कॉजेस है, तो उसमें एक जो 1 एक्स क्रोमोसोम होता है वो मिसिंग होता है, यानी एक्सो कंडीशन हो जाता है, यानी कि यहाँ कुछ भी नहीं अवेलेबल, हम ऐसे कह सकते हैं। तो ये फीमेल में ऑकर होता है। इसके अगर सिम्पटम्स की बात करें तो शॉर्ट हाइट हो जाती है फीमेल की, इनफर्टिलिटी हो जाती है, एंड अंडर डेवलप जो है, तो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है फीमेल के वो अंडर डेवलप ही रह जाते हैं। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, तो इसमें क्या हो जाता है कि एक क्रोमोसोम जो है, तो ये कंडीशन हो जाता है XXY, तो ये मेल में पाई जा सकती है। उसमें मेल जो है, तो उसमें फीमेल जैसे कैरेक्टर आ सकते हैं, एंड ये इंसिडेंस हो सकता है 1 आउट ऑफ 500 मेल। तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है उस पर्टिकुलर चाइल्ड में या मेल में। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम जो है, तो ये एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है मेल्स में, और कंडीशन बन जाती है XXY। तो इसके जो सिम्पटम्स होते हैं, बॉडी जो टॉल हो जाती है, रिड्यूस फर्टिलिटी हो जाती है, एंड लेस फेशियल जो हेयर है, तो ये आ जाते हैं। यानी कि उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये सिम्टम्स है उसके, तो XXY कंडीशन यानी हमें मेल में दिखेगी, और हमें एक्स्ट्रा एक्स जो क्रोमोसोम है, तो ये आ जाता है मेल में। अभी हम देख रहे हैं अल्बिनिज्म। तो अल्बिनिज्म में क्या हो जाता है कि जो मेलानिन है, तो मेलानिन जीन में चेंजेस आ जाते हैं या डिसऑर्डर हो सकता है। तो इसकी वजह से जो स्किन है वो व्हाइट हो जाती है, वेरी लाइट व्हाइट हो जाती है, और आप देखेंगे बाल भी जो है इसमें तो व्हाइट हो जाते हैं। आँखों का कलर जो है, तो इसमें भी चेंजेस आ गए, क्योंकि मेलानिन जो है, तो मेलानिन जीन में डिसऑर्डर आ गए हैं। मोनोजेनिक डिसऑर्डर या सिंगल जीन म्यूटेशन कह सकते हैं, तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल है अल्बिनिज्म। तो ये लैक ऑफ मेलानिन की वजह से हो जाता है, ड्यू टू जीन म्यूटेशन। तो मेलानिन का जो जीन है, तो इसमें म्यूटेशन हो जाते हैं।
तो इसमें फीचर्स या सिम्पटम्स हम देख सकते हैं कि जो स्किन है वो बहुत लाइट हो जाती है, वेरी लाइट हो जाती है, हेयर भी व्हाइट हो जाते हैं और इसमें विज़न को भी प्रॉब्लम आ सकती है। अभी हम देख रहे हैं सिकल सेल एनीमिया, तो इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन का जो क्रोमोसोम होता है या जीन्स होता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि उसमें चेंजेस आ जाते हैं। इसमें इसकी वजह से आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल जो है, तो उसका जो शेप बाइकॉन्केव होता है, तो उससे चेंज होकर वो सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है आरबीसी की, वो बहुत कम हो जाती है और इसकी वजह से एनीमिया भी हो सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल है कैसा दिख रहा है एंड सिकल सेल जो आरबीसी वो कैसे दिख रहा है। सिकल सेल एनीमिया, तो ये जो है तो ये म्यूटेशन हो जाता है हीमोग्लोबिन जो जीन है उसमें। तो इसकी इसका इफेक्ट है कि आरबीसी जो है, आरबीसी के जो सेल है वो सिकल शेप के हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली ऑक्सीजन जो है वो कैरी नहीं कर सकते, इसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। पॉलीजेनिक डिसऑर्डर, तो ये पॉलीजेनिक जो डिसऑर्डर होते हैं वो म्यूटेशन हो जाते हैं मल्टीपल जीन्स में, यानी एक से ज़्यादा जीन्स में। तो इसके एग्जांपल्स है डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है एंड ये जो है डिजीज़ेज़, तो ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बिकॉज़ ऑफ द जीन्स, जीन्स में चेंजेस हो सकते हैं या एनवायरनमेंट में या लाइफ़स्टाइल के। तो इसमें इसकी वजह से क्या होता है मल्टीपल जो जीन्स है वो इम्पैक्ट करते हैं और हमें हो सकता है पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, तो ये म्यूटेशन हो जाता है माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, इसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो ये इनहेरिट हो सकता है ओनली फ्रॉम द मदर, यानी कि सिर्फ मदर का ही जो सेल है तो वही क्या ट्रांसफर करता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल के डीएनए को ट्रांसफर करता है। तो ये अफेक्ट करता है एनर्जी प्रोडक्शन को, तो हमारा बॉडी प्रॉपर्ली एनर्जी इससे नहीं बना पाएगा। कॉजेस ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो ये जो है तो ये एरर होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है, तो सेल डिवीजन में जो एरर है, यानी जिसको हम नॉन डिसजंक्शन कह सकते हैं। तो अगर हम रेडिएशन में ज़्यादा, अगर रेडिएशन में भी अगर रहते हैं तो इसकी वजह से भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है। हार्मफुल जो केमिकल है उसकी वजह से भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है। एंड एडवांस अगर मैटरनल एज है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा उम्र के बाद अगर प्रेगनेंसी हो गई तो डिलीवरी के टाइम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए जेनेटिक काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। प्रीनेटल डायग्नोसिस, यानी कि बिफोर प्रेगनेंसी एंड बिफोर डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, तो डायग्नोसिस करने की ज़रूरत है। हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने की ज़रूरत है एंड टोबैको जो है, टोबैको या हार्मफुल जो केमिकल है, तो इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो अभी तक हमने क्या-क्या सीखा? तो जेनेटिक जो डिसऑर्डर होते हैं, वो जीन म्यूटेशन से हो सकता है या क्रोमोसोम की डिसऑर्डर की वजह से हो सकते हैं। तो जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, तो इनमें हमने देखा डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। तो मोनोजेनिक जो डिसऑर्डर है, उसमें हमने देखा अल्बिनिज़म एंड सिकल सेल एनीमिया। पॉलीजेनिक जो डिसऑर्डर है, तो इसमें मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व होते हैं और उसमें म्यूटेशन होता है मोर देन 1 जीन। अगर हम अर्ली डायग्नोस्टिक्स करते हैं या काउंसलिंग करते हैं, तो इसकी वजह से हम जो हमारी कंडीशन है, तो उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टोबैको एंड कैंसर, तो टोबैको जो कंजम्पशन है, इसकी वजह से कैंसर हो सकता है एंड टोबैको जो है तो एक मेजर कॉज भी है वर्ल्ड वाइड कैंसर होने का। तो टोबैको जो है तो डिफरेंट फॉर्म में यूज़ की जाती है, यानी इन द फॉर्म ऑफ सिगारेट्स, बीड़ी, गुटखा, च्युइंग टोबैको एंड हुक्का। तो टोबैको जो है तो उसमें हार्मफुल केमिकल होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कि उससे कैंसर हो सकता है। तो कैंसर क्या है? तो कैंसर एक डिजीज़ है कि जिसमें जो बॉडी सेल है वो डिवाइड करने लगते हैं अनकंट्रोलेबली। तो जिसमें एक एब्नॉर्मल जो मास है वो क्रिएट हो जाता है, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं एंड ये स्प्रेड होता है टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी आल्सो। एंड जो कैंसर है तो वो म्यूटेशन इन द जीन की वजह से भी हो सकता है। तो जो टोबैको कैसे कैंसर कॉज़ कर सकता है? तो जैसे ही कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट कोई अंदर चला गया, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल निकोटीन है, टार है या कार्बन मोनोऑक्साइड है या बेंजीन है या नाइट्रोस अमाइन है, तो ये जो केमिकल्स है अगर बॉडी के एंटर हो गए थ्रू लंग्स या माउथ, तो ये क्या करते हैं डीएनए को डैमेज करते हैं और वो डीएनए के जो सेल है, मीन्स सेल के अंदर जो डीएनए है उसको डैमेज करते हैं। इसकी वजह से म्यूटेशन हो सकता है जीन्स में और जो ट्यूमर सप्रेसर जो जीन है, तो उसको वो किल करने की कोशिश करते हैं या अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन चालू हो जाता है,
जिसकी वजह से जो डैमेज जीन है तो वो फेल होते हैं टू कंट्रोल द सेल ग्रोथ, जिसकी वजह से सेल कंटिन्यूअसली रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं, ट्यूमर फॉर्मेशन होता है एंड कैंसर डेवलप हो जाता है। टाइप्स ऑफ कैंसर कॉज बाय द टोबैको, तो इसे लंग कैंसर हो सकता है, लंग, ओरल, थ्रोट, इसोफिजियल एंड पैनक्रियाटिक। तो ये अलग अलग प्रकार के कैंसर इससे हो सकते हैं। इसोफिजियल यानी इसोफेगस हम कह सकते हैं। पैसिव स्मोकिंग से भी कैंसर हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नॉन स्मोकर है तो वो भी अफेक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ टोबैको स्मोक। तो पैसिव स्मोकिंग मीन्स इनहेलिंग स्मोक फ्रॉम द नियर बाय स्मोकर, तो इसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है लंग कैंसर का एंड रेस्पिरेटरी डिजीज का। तो टोबैको एंड जेनेटिक म्यूटेशन, टोबैको जो है, टोबैको में ऐसे केमिकल होते हैं जो परमानेंट चेंजेस ला सकते हैं डीएनए में, म्यूटेशन कर सकते हैं जीन्स में और डैमेज कर सकते हैं क्रोमोसोम को। तो ये जो म्यूटेशन है तो ये एक्टिवेट करते हैं ऑन्कोजीन को, यानी कि वो क्या करते हैं, अनकंट्रोलेबली सेल को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं और इनएक्टिवेट करते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन को, जिसकी वजह से हो सकता है कैंसर। अगर हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो टोबैको यूज को अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग को नो कहना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करने चाहिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप करके लेना चाहिए एंड गवर्नमेंट के एंटी एंटी टोबैको जो लॉज है तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो इससे हमने सीखा है जो टोबैको है वो डायरेक्टली लिंक है टू फॉर द कैंसर, बिकॉज ये क्या कंटेन करता है, कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट केमिकल इसमें कंटेन करता है। तो ये जो केमिकल है ये डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, म्यूटेशन उसमें कॉज कर सकते हैं और ये जो म्यूटेशन है आगे जाके अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कर सकते हैं एंड ट्यूमर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अवॉइडिंग टोबैको इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर। तो आप सब लोग से सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब किया चैनल तो ये चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। मैं आशा करता हूँ कि आप 100% ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।